नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 के ऑब्जेक्टिव सेशन में जिसमें हम साइंस के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इस तीसरे वीडियो में हम बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो कि पाठ 1 से संबंधित है, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं और एवं समीकरण आते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और करते हैं इन्हें सॉल्व। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन पे देख रहे हैं कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये दोनों आपस में क्रिया करके बनाते हैं बेरियम सल्फेट को, और साथ में बनता है सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड जब बनता है तो इसमें एक श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसको हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट। तो ये जो श्वेत अवक्षेप बनता है, इस श्वेत अवक्षेप बनने पर कौन सी अभिक्रिया माना जाएगा? इसको बोलेंगे हम अवक्षेपण अभिक्रिया, जो कि आंसर यहाँ है पहला ही। तो अवक्षेपण अभिक्रिया के बाद देखेंगे, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरी परत और चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो हमने पहले ही पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की थी और बताया था कि जो चांदी पर काले रंग की परत और कॉपर पर हरे रंग की परत को संक्षारण कहा जाता है। तो यहाँ पर सी इसका सही उत्तर है। नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वसा युक्त खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, घुमाने के लिए संक्षारण भी जोड़ दिए जाएंगे, तो इसका उत्तर ए सही है। जब कोई पदार्थ विघटित होकर एक नया पदार्थ से क्रिया कर भिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो हमें पता है कि जब कोई रासायनिक पदार्थ से नया पदार्थ बने तो वो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में हमने सीखा है कि ताप में परिवर्तन होता है, पदार्थ में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसके रासायनिक गुणों में भी बदलाव होता है। तो ये सब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के घोल में सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है? तो यहाँ पर उत्तर है आपका सी, हरा हो जाता है, जिसको आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका भौतिक गुण है वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाले जो अभिकारक होते हैं उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती हैं, यानी आगे की ओर भी और पीछे की ओर भी, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसमें हम उपयोग करते हैं रिवर्सिबल का। कल के वीडियो में भी इसकी चर्चा हुई थी कि इस रिवर्सिबल को ही हिंदी में हम बोलते हैं उत्क्रमणीयता का निशान। तो वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में अग्रसर होती हैं वे अनुत्क्रमणीय होती हैं, यानी ये इसका बिल्कुल विपरीत क्वेश्चन है। इसके बाद है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन और आयोडीन, यह अभिक्रिया क्या सूचित करता है? देखो, यहाँ पर एक पदार्थ से दो पदार्थों का निर्माण हो रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया का भी एक उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर उत्तर दिया गया है प्रकाशीय अपघटन। तो देखो, इस अभिक्रिया में एक पॉइंट छूट गया है, यहाँ पर प्रकाश लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, या सूर्य का प्रकाश। तो ये सूर्य के प्रकाश हो जाने के कारण ये प्रकाशीय अभिक्रिया यहाँ पर माना जाएगा। लेकिन अभी क्या है, ये वियोजन भी हो रहा है, तो इसके दोनों उत्तर अभी सही हो जाएंगे। वह निम्नलिखित तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। तो जलना यानी ज्वलन ताप, तो यहाँ पर दहन यानी जलना होता है, और बी ज्वलन ताप, यानी यहाँ पर बी जो है आपका सही आंसर है, ये नहीं है, बी आंसर इसका सही है, ज्वलन ताप। ज्वाला का एक क्षेत्र जहाँ गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। ज्वाला का एक क्षेत्र जहाँ पर गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। तो भैया, कोई पदार्थ जब जलेगा तो क्या क्या उत्पन्न करेगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ताप और यहाँ पर दूसरा प्रकाश, यानी यहाँ पर अगर ऊष्मा भी होता तब भी ये सही हो जाता।
इसके बाद है CNG में कौन अवयव हैं। तो CNG को प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें मीथेन, एथेन, प्रोपेन, तो और इसके बाद है ब्यूटेन। तो ये जो गैसें होती हैं, ये प्रथम जो हाइड्रोकार्बन ये के जो 4 सदस्य होते हैं, इन 4 सदस्य गैसीय सदस्य हैं। तो यहाँ पर ये तीनों गैसें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो इसलिए इसका उत्तर है डी। LPG के मुख्य घटक कौन से हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के घटक का नाम। देखो इसमें एक गैस है एथिल मरकैप्टेन। हालांकि इस गैस को सुगंध या स्मेल के लिए, इसकी जो स्मेल आती है इसके लिए इसको इसमें मिलाया जाता है, क्योंकि जो इसमें होती है ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल गैस। तो नॉर्मल जो ब्यूटिल गैस होती है इसकी कोई गंध नहीं होती है, जिससे दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए इसमें एथिल मरकैप्टेन को मिला दिया जाता है, जिससे लीकेज वाली जो समस्या होती है वो पता चल जाती है कि जो LPG गैस सिलेंडर है वो हमारा लीक हो रहा है। इसके बाद देखेंगे प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जलना है तो यहाँ पर ऑक्सीकरण तो होगा ही। तो यहाँ पर जो आपका जलने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस प्रकार पूछा है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। तो ये जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बराबर है, और द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या बतलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है, यानी जो रासायनिक समीकरण में नहीं होता है। तो भौतिक अवस्था का निरूपण भी होता है, ऊष्मा को दर्शाना और अवक्षेप को भी दर्शाना, क्योंकि अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होता है। ऊष्मा निकलती है तो हम किसी अभिक्रिया में ऐसा डेल्टा वगैरह निकाल देते हैं या ऊष्मा लिख देते हैं प्लस लगा के। भौतिक अवस्था में लिख देते हैं, जब कोई किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था होती है तो किसी अभिकारक के, जैसे हाइड्रोजन गैस बनती है तो ब्रैकेट में हम उसको G द्वारा दर्शा देते हैं। H2O बनता है तो हम यहाँ AQ का या एक्वा सॉल्यूशन इस प्रकार से लिख देते हैं। तो भौतिक अवस्था का भी निरूपण हो जाता है, ऊष्मा का भी, अवक्षेप को भी दर्शा दिया जाता है। सूत्र को मातृभाषा में लिखना। मातृभाषा यानी हिंदी में हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे हम जल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है तो उसमें जल लिख दें, फिर हम लिख दें नमक, ऐसा मातृभाषा में नहीं लिख सकते हम इसको। तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में ये नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, क्या कहलाती है, तो असंतुलित समीकरण इसको हम कहते हैं। और इसी को हमने पिछले वीडियो में बात की थी कंकाली समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण Fe+H2O, आयरन और जल, Fe3O4, H2 को संतुलित करने पर जल के अणुओं की संख्या क्या होगी। यानी इसमें ये पूछा गया है कि अगर हम इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया कोई लिखते हैं तो इसमें H2O कितने लगेंगे। तो H2O में देखेंगे, जैसे यहाँ पर H2O है, यहाँ पर है ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर H2O में हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो H2O की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो नीचे देखेंगे आंसर, सी इसका सही आंसर है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी संबंध में कितने परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है। नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो किन परिवर्तनों के आधार पर, कौन कौन से ऐसे परिवर्तन होते हैं जब नए रासायनिक पदार्थ बनते हैं। तो आबंध टूटते हैं और नए आबंध बनते हैं। तो यहाँ पर जो पुराने आबंध हैं वे टूटेंगे और जो नया पदार्थ बनेगा उनके नए आबंध बनेंगे। तो ए और बी दोनों के सही है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर है सी। निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। देखो रंग में परिवर्तन होता है तब भी रासायनिक अभिक्रिया, गैसों का निकलना भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है अम्ल के द्वारा धातुओं पर जब ऑक्सीकरण, अभिक्षेप का भी निर्माण होता है। अभिक्रियाओं के तापक्रम स्थिर रहना, ऐसा नहीं होगा। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो तापक्रम स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि ताप के
समानुपाती होती है रासायनिक अभिक्रिया। जितना ज़्यादा ताप करेंगे उतना ज़्यादा तीव्र गति से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यानी NaCl बनता है और जल बन जाता है। तो यह अभिक्रिया कौन सी होगी? देखो, जिसमें लवण और जल बनते हैं, पता है, उदासीनी अभिकरण है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है ये। और रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में यह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया को उलटने पर फलित वस्तु आदि वस्तु से प्राप्ति। देखो, रासायनिक परिवर्तन लिखा है कि जब कोई अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होगा तो उलट देने पर उसकी प्राप्ति होगी कि नहीं, जिससे वह पदार्थ बना है। जैसे हम कहते हैं दूध से दही बन जाता है, तो उसको हम उलट दें कि दही से दूध बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। तो यानी यह प्राप्ति नहीं होगी। तो इसका आंसर है नहीं होगी। निम्न में कौन सी अभिक्रिया के लक्षण हैं? कौन अभिक्रिया के लक्षण है? अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, ये भी सही है। ताप का उत्सर्जन होना, ताप में परिवर्तन होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का उत्सर्जन होता है। तो ये सभी सही है, यानी डी इसका उत्तर है। चूना से सफेदी करने पर बिना बुझा जो चूना वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमकदार, वह क्या है? तो देखो, जब हमने मार्केट से लाए थे CaO, इसको हमने जल में डाला तो ये बन गया बुझा हुआ चूना, यानी CaOH होल ट्वाइस। अब CaOH होल ट्वाइस जब इसने वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया की तो ये बन गया CaCO3 और क्या बचा रह गया? जल, तो जो जल वाष्प के रूप में निकल गया CO3। तो यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये प्राप्त होता है हमारा। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हमारा उदाहरण है, तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट सही उत्तर है। भौतिक परिवर्तनों में आदि वस्तु की प्राप्ति। देखो, रासायनिक परिवर्तनों में की बात हो गई है, अब भौतिक परिवर्तनों में आदि वस्तु यानी प्रारंभ वाली वस्तु की प्राप्ति क्रिया उलटने पर। जैसे हम कहते हैं जल वाष्प है, जल वाष्प से हम क्रिया करवाएं या जल वाष्प को हम ठंडा कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तरल द्रव प्राप्त हो जाएगा, तरल जल प्राप्त हो जाएगा। तरल जल को हम फिर वाष्पित कर दें तो जल वाष्प प्राप्त हो जाएगी। यानी इनको उल्टा करने पर आदि वस्तु प्राप्त होती है या मिलती है। इसके बाद देखेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है, तो विस्थापन अभिक्रिया हो गई है ये। तो इसका उत्तर है डी। लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर लालिमा एक भूरे रंग की। तो इस पे हम बोलेंगे ऑक्सीकरण क्रिया हो गई। ऑक्सीकरण क्रिया यानी जंग लगना, और इसको ही हम बोलेंगे संक्षारण। तो इस क्वेश्चन में दोनों उत्तर ही सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर भले ही ये दिया है लेकिन इसके दोनों उत्तर सही हो जाएंगे। तो 97 कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन 2CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया? तो देखो, दो पदार्थों से एक पदार्थ हो रहा है, ये हो रही है आपकी संयोजन अभिक्रिया भी है। और तो यहाँ पर इसका उत्तर हुआ डी। भोजन का पचना तथा पकाना ऑक्सीकरण होती है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? सी, उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया बोलो या ऑक्सीकरण एक ही बात है। इसके बाद है वसायुक्त तो तैलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक नहीं रखा जाता, ये पदार्थ विकृत गंधी हो जाते। यह परिवर्तन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण या उपचयन, दोनों। ऑक्सीकरण हो जाने, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाने पर ही वो विकृत गंधी होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, तो कोई पदार्थ जब ऑक्सीजन को जोड़ता है तो ऑक्सीकरण होती है, यानी कि उपचयन अभिक्रिया। बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ये तो हमने वैसे ही पढ़ा है। वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अपकृत करने की क्षमता रखते हैं, अपकृत रखने की क्षमता रखते हैं, तो वे पदार्थ कहलाते हैं अवकारक। और जो अवकारक पदार्थ होते हैं वे हमेशा
धनावेशित वाले पदार्थ होते हैं, जो अपकारक पदार्थ होते हैं, या इन्हें हम अपचायक के नाम से भी जानते हैं। तो जो अपचायक होते हैं, जैसे कि हम बोल दें हाइड्रोजन, सोडियम, इन पे धनावेश वाले जितने भी तत्व होते हैं वे सब अपकारक होते हैं या अपचायक होते हैं। इसी प्रकार जो ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीकारक, वे ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, हमेशा ऋणावेशित होते हैं, जैसे कि क्लोरीन है, आयोडीन है, जिन पे नेगेटिव चार्ज रहता है तो ये हो जाते हैं हमारे ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर ये उत्तर है अपकारक। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? देखो ऑक्सीकारक की भी बात हो रही थी, तो ऑक्सीकारक नहीं हो सकता तो वे पदार्थ कौन से होते हैं जिन पे धनावेश है? तो धनावेश हाइड्रोजन पर रहता है धनावेश, तो धनावेश हो जाने के कारण ये कैसा हो गया? अपचायक हो गया। ये अपचायक हो गया है। तो ये अपचायक हो गया है, तो इसलिए ये ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। तो इसका आंसर ए सही है। बाकी देखो ऑक्सीजन नेगेटिव है, एसओ भी नेगेटिव है और क्लोरीन भी नेगेटिव है। इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोनों सीरीजों में। इसके बाद जो 3 वीडियोस के डाले गए थे और तीनों वीडियो में इसी ऑब्जेक्टिव की चर्चा की गई थी। ये प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।